हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि भैया व्हाट आर द इकोनॉमिक व्हाट आर द बिजनेस एनवायरनमेंट और व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और उसके कितने डिफरेंट डायमेंशंस है। ठीक है, तो उसमें आपके 9 डिफरेंट डायमेंशंस निकल के आए थे। उसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन है वो कौन सा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या हुआ था भाई? सबसे ज़्यादा मेजर चेंज कब आए थे? जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है कि भाई ऐसे रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए थे गवर्नमेंट ने कि जिस जो आपकी पुरानी बिजनेस पॉलिसीज थी उसको चेंज करके नई पॉलिसीज लेके आए थे। उसमें कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब ये रिफॉर्म हुआ कब था? ये भैया 1 मार्क में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, इसका व्यू क्या था? जाहिर सी बात है भाई, कोई भी रिफॉर्म होगा तो उसका व्यू क्या होगा? उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है तो किस चीज़ को? अपनी इंडिया की इकोनॉमी को बेटर करने के लिए इस व्यू पॉइंट से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म आर एज अंडर टू मेक द इंडियन इकोनॉमी कॉम्पिटेटिव। इंडियन इकोनॉमी को कॉम्पिटेटिव मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ compete करने लायक बनाना था। टू मेक द प्रोडक्टिव यूनिट मोर इफिशिएंट एंड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। जो भी प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया में, उनकी यूनिट को प्रोडक्शन, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ उनकी जो इफिशियंसी है उसको भी क्या करना? इंक्रीज करना। टू इंड्योर एंड स्ट्रेंथन द पास्ट प्रॉफिट। जो पास्ट प्रॉफिट है अपने पास उसको इंड्योर करके रखना और उसको स्ट्रेंथ करना कि भैया जो प्रॉफिट है वो और बढ़ता चला जाए। टू यूटिलाइज ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। इंडिया का जो मतलब जो इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए जो पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करी थी इकोनॉमिक रिफॉर्म के थ्रू। अब वो कैसे करा था वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, भैया ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भैया व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था तब किस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उसमें क्या किया था? कुछ मेजर्स थे आपके, कुछ कंपोनेंट थे, जैसे स्ट्रक्चरल मेजर और स्टेबलाइजेशन मेजर। अब स्ट्रक्चरल मेजर में क्या है आपका? रिफॉर्म्स विद रिगार्ड टू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ रिफॉर्म्स थे। रिगार्ड्स टू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मतलब यहाँ पे क्या है आपका स्ट्रक्चर, मतलब जितनी भी पॉलिसीज है उनके रिगार्ड कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स है। जैसे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो गया, रिफॉर्म्स विद रिगार्ड टू द पॉलिसी ऑफ द फॉर पब्लिक सेक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, अब स्टेबलाइजेशन मेजर में क्या है आपका? स्टेबलाइजेशन में इंट्रोड्यूसिंग लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करके जो पॉलिसी है, काय की मॉनेटरी पॉलिसी है उसको क्या करना? लिबरल करना। एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी के में एडजस्ट करना। ठीक है, जो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको क्या करना? एडजस्ट करना। रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब इंडियन करेंसी किसी दूसरी करेंसी से कितने रुपए में एक्सचेंज हो रही है, वो जाएगा आपका रेट ऑफ एक्सचेंज। उसको एडजस्ट किया था यहाँ पे। अमेंडमेंट इन फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसीज में कुछ उस चीज़ को अमेंड किया था, जो भी मतलब रूल इंप्लीमेंट किए थे उसको क्या करा था? फिजिकल पॉलिसी में, इंडिया की फिजिकल पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया था। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग ऑन अप्रोप्रिएट वेज इनकम पॉलिसी। अब इसके फीचर्स क्या हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के? देखा जाए तो 3 मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, लेकिन अगर उसका अपन फोर्थ पार्ट भी देखें, फोर्थ एस्पेक्ट भी देखें, तो वो टेक्नोलॉजिकल एरा में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला आएगा आपका लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब थोड़ी आज़ादी देना। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण करना हिंदी में बोले तो। ग्लोबलाइजेशन मतलब भैया पूरी मतलब वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सबका क्या करना कि सब इंडिया में आके क्या कर सकती हैं? बिजनेस कर सकती हैं। 1991 के पहले भी ऐसा होता था कुछ हद तक के, इंडियन फॉरेन कंट्रीज आके इंडिया में बिजनेस कर सकती थी, लेकिन उसमें क्या थी? बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 1991 के बाद? ग्लोबलाइजेशन इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद क्या हो गया कि जो फॉरेन ट्रेड था वो क्या हो गया? थोड़ा सा लिबरल हो गया। मॉडर्नाइजेशन भैया, ट्रेडिशनल टेक्निक को हटा के मॉडर्न टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना। ठीक, अब लिबरलाइजेशन में क्या है? मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड मेकिंग द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटेटिव। जो अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है ना, कि भैया आपको कोई भी छोटे से छोटा काम करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगी। आपको एक और यूनिट इस्टेब्लिश करना है उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगी। आपको कोई नए टाइप का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगी। तो अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसके कारण क्या होता था? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता था? बहुत ज़्यादा सफ़र करता था। बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करता था। कोई भी काम को इम्प्लीमेंट करने में अननेसेसरी डिले होता था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करा था? लिबरल किया था, लिबरलाइजेशन लेके आए थे। अब लिबरलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया भाई? आपका लाइसेंसिंग बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन रिड्यूस करी थी रिगार्डिंग लाइसेंसिंग, कंट्रोल, कोटा, टैरिफ एंड अदर ऑब्स्टिकल्स, सो एज टू लिबरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर उसके बाद मेजर ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीज़ एक्चुअल में हुई थी? सबसे पहला लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या करती थी? कंप्लीटली हटा दी थी।
ठीक है। पहले क्या होता था, छोटे से छोटे बिजनेस इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना कंपलसरी होता था। ठीक है। और भी कोई दूसरे टाइप का बिजनेस या बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको प्रॉपर लाइसेंसिंग लेना पड़ती थी गवर्नमेंट के थ्रू से। ठीक है। उसको क्या कर दिया था, उसमें अननेसेसरी डिले होता था तो उसको क्या करा था गवर्नमेंट ने, हटा दिया था। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जैसे कि आज के टाइम में देखा जाए तो 6 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनको लाइसेंस लेना अभी भी कंपलसरी है। तो ऐसी फैक्ट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या जिनसे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा भी हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसी फैक्ट्रीज को क्या कह रहा था कि भैया उनको तो भैया लाइसेंस लेना कंपलसरी है ही। उसमें कौन कौन सी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स मतलब जो आपके आर्म्स एंड एमिनेशंस बनते हैं, डिफेंस में यूज़ होते हैं, रिवॉल्वर्स वगैरह जो कुछ भी है वो। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स जैसे आपका हो गया RDX वगैरह जो हो गया, जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स हैं वो सब। ठीक है। फिर हजार्डस केमिकल, ऐसे कोई केमिकल जैसे यूरेनियम, प्लैटिनम, इस टाइप के कुछ केमिकल्स हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल हैं, उनको लाइसेंस लेना कंपलसरी था। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ वगैरह। ठीक है। Concession from MRTP. The Monopolistic एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड। अब उसमें क्या था भाई, पहले जो आपका एक्ट था, MRTP एक्ट था, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, उसमें क्या हुआ, कुछ अमेंडमेंट हुए। अब उस अमेंडमेंट में क्या हुए, बहुत सारे कंसेशन दिए गए। अब उस कंसेशन में क्या दिया था कि भाई आपको कुछ मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई इंडस्ट्री है तो उसको कोई चीज़ फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती गवर्नमेंट की। ठीक है। नहीं तो इसके पहले क्या होता था कि यदि आप सपोज करो, मेरी क्लोथिंग इंडस्ट्री है, मैं अगर कोई चीज़ बना रहा हूँ, सपोज करो मैं शर्ट बना रहा हूँ, शर्ट बनाते बनाते यदि मेरे पैंट बनाना है तो उसके लिए मेरे को फर्दर पहले परमिशन लेना पड़ती थी कि भैया मैं ये चीज़ और बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि थोड़ा सा डिले होता था काम में, और काम अपना जो वर्क था, इंडस्ट्री थी, वो उतनी फ्रीडम के साथ काम नहीं कर पा रही थी। ठीक। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसमें कुछ, उस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए और उसमें बहुत सारे कंसेशन दिए कि भैया आज ही आप डाइवर्सिफाइड गुड्स बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो, आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फर्दर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मेन मोटो क्या था कि इंडियन फर्म्स को इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना था। ठीक है। अब इसमें क्या था एक्चुअल में, ये एक अमेंडमेंट होने के बाद कि ऐसी कोई भी कंपनी या ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसके पास 100 करोड़ के समथिंग असेट हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा असेट हैं, तो उनको प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट से उनके एक्सपेंशन के लिए। ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि हाँ मेरे को अभी मैं 100 यूनिट बना रहा हूँ, मेरे को 500 यूनिट बनाना चाहिए, रिक्वायरमेंट लगती है मार्केट में, तो आप ज़रूर बना सकते हैं, आपको उसके लिए ही परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को फ्रीडम दे दी भाई, आप कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हो, खाली वो जो ऊपर 6 फैक्ट्रीज थी उसके अलावा बाकी सारी फैक्ट्रीज कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकती थी बिना कोई परमिशन लिए। रेजिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट फ्रॉम स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका क्या, बाइंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ओपन मार्केट। पहले क्या होता था कि अपने को फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है, यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है इस एक्ट के 1991 के पहले, तो क्या होता था कि आपको गवर्नमेंट से वो चीज़ परचेज करना पड़ती थी, ओपन मार्केट में वो आपको नहीं मिलता था। ठीक है। अब ओपन मार्केट मतलब जैसे कि अपन किराना खरीदने जाते हैं, अपन गए किराने की दुकान पे, अपन उससे बोल दिया ये चाहिए, उससे लेके आ गए, कोई भी दुकान से ले लो, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको जिससे लेना आप उससे ले सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा ओपन मार्केट में नहीं था, क्लोज्ड मार्केट था कि भैया आपको पर्टिकुलर उसी जन से लेना पड़ेगा। ठीक है। या तो वो गवर्नमेंट था या तो वो प्राइवेट था, जो भी सेक्टर है, एक पर्टिकुलर मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को क्या कर दिया था, हटा दिया था, ओपन मार्केट में उसको ले आए थे कि भैया यदि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है या मशीन वगैरह खरीदना है फॉरेन कंट्री से, तो आप कोई सी भी कहीं से भी आप उस चीज़ को खुद बुला सकते हो, ओपन मार्केट में आपको पूरी क्या है, लिबर्टी है उस चीज़ के रिगार्डिंग। फिर आया नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया भाई, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ने क्या करा, अपने जो शेयर्स थे उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, और प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया कि अब आप आके उस चीज़ में काम कर सकते हैं। जैसे अपन देखें तो बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हुआ करती थी, स्कूल्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें, सॉरी प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट हुआ करती थी पहले। प्राइवेट सेक्टर में अपन वो सुनते ही नहीं थे कि वो सब चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया आपका, या वाटर डिपार्टमेंट हो गया आपका। ठीक है। फिर उसके बाद आपके स्कूल्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, तो ये पूरा सरकार के हाथ में था। फिर क्या हुआ, 1991 से जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला गया, प्राइवेटाइजेशन आया, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दी कि आप भी वो काम कर सकते हो। तो अब क्या है, रेलवे के मतलब गवर्नमेंट के हाथ में कुछ गिने चुने चीज़ हैं जो प्राइवेट मतलब कंप्लीटली खुद ओन करती है, जैसे कि रेलवे हो गया या कुछ और। तो
अब रेलवे में भी धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन करती चली जा रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जो मतलब उसके ड्रॉबैक्स थे, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के जो ड्रॉबैक्स थे उसको खत्म करने के लिए क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे दी कि भैया आप आके ये काम को करें। ठीक है। फिर मेजर्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन, भाई अपने को दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्टिव एसेट ऑफ स्टेट टू प्राइवेट सेक्टर। अब क्या हो गया, डीनेशनलाइजेशन हो गया, मतलब जो गवर्नमेंट के हाथ में था वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, या जिस भी कंपनी में उसके इन्वेस्टमेंट थे या अपनी खुद की कंपनी में उसके जो इन्वेस्टमेंट थे उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, कट शॉर्ट कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दे दी कि आप भी आके वो काम कर सकते हो, नहीं तो पहले रेस्ट्रिक्शंस था, आप वो काम नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन मिला कि आप आके वो काम करें। ठीक है। फिर आया आपका क्या, ग्लोबलाइजेशन। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन refers to free interaction among the economies of the world in the field of the trade, finance, production, technologies and investment. In fact, globalization aims at encouraging foreign trade, private and institutional foreign investment, removing all hindrances and restriction of a foreign trade. ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, ग्लोबलाइजेशन होता है क्या है भाई, फ्री इंटरेक्शन है कोई भी कंट्री का, मतलब जैसे अपन कोई भी कंट्री में जाके अपने माल को बेच सकते हैं, अपने गुड्स को बेच सकते हैं, और कोई भी कंट्री इंडिया में आके अपने गुड्स को बेच सकती है और अपनी प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकती है। ये कब हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद, कि भैया हम आपको छूट देते हैं, आप आके हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हम आपकी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो गया, जो इकोनॉमी क्या होती हुई वो एकदम इंटरेक्ट, मतलब ओपन हो गई सबके लिए। ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रिमूवल ऑफ इनफिशिएंसी, इनफिशिएंसी को रिमूव करना था भाई, जो प्राइवेट मतलब जो इंडिया के पास इनफिशिएंसी है उसको क्या करना था, रिमूव करना था। कि भैया प्राइवेट मतलब कोई बाहर की कंपनी आएगी, वो अपने रिसोर्सेज लेके आएगी और अपने जो अपना यहाँ का जो मैन पावर है वो उस पर काम करेगा, तो इनफिशिएंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था भाई, है ना। फिर उसके बाद कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया, ग्लोबलाइजेशन इज इंटेंडेड टू इंक्रीज द फॉरेन कंपटीशन एंड देयर विल बी द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। कंपटीशन बढ़ता है ना, तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है। जैसे कि अगर सपोज करो मैं एक अकेला एक मार्केट में, मैं एक अकेला बेचने वाला हूँ या मैं एक अकेला प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो बेच सकता हूँ, मैं जैसा चाहूँ उस रेट पे उसको बेच सकता हूँ, आपको उसको परचेस करना पड़ेगा। बट मेरे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, कॉम्पिटिशन में क्या करूँगा, प्राइस रीजनेबल लेने लगूंगा और क्वालिटी बेटर कर दूंगा, कि ताकि मेरा कस्टमर मेरे ही पास रहे, दूसरे किसी दूसरे प्रोड्यूसर से वो चीज़ को परचेज ना करे। ठीक है। तो कंपटीशन आया तो उससे क्या हो गया कि क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंट, क्वालिटी बढ़ गई, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुआ, और साथ ही साथ क्या हो गया, रीजनेबल प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलने लगा। फिर इंप्रूवमेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, भैया जब क्या था, खाली इंडिया के बैंक काम कर रहे थे, अब फॉरेन के बैंक्स भी आके इंडिया में काम करने लगे, तो क्या हो गया, अपना जो फाइनेंस सेक्टर था वो क्या हो गया, और इम्प्रूव हो गया। ठीक है। अब जैसा कुछ बैंक हैं जो इंडिया में काम करते हैं, जैसे एएनजी बैंक हो गया और आपका एचएसबीसी बैंक हो गया, तो ये क्या है, कंप्लीटली फॉरेनर बैंक, फॉरेन बैंक हैं। जैसे एचएसबीसी हो गया आपका हांगकांग शंघाई कॉरपोरेशन बैंक, एएनजी हो गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कॉरपोरेशन बैंक, तो ये सब क्या है आपकी, ये कंप्लीटली फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में आके काम कर रही हैं। ये कहीं से भी इंडिया का इनका ओरिजिन नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आपकी ओरिजिनेटेड है, हांगकांग शंघाई आपके चाइना में ओरिजिनेटेड है, ये बैंक आके आपने इंडिया में काम कर रही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका इंप्रूवमेंट इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ कि जो आपका जो ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल टेक्निक थी, उसको हटा के क्या कर दिया, मॉडर्न टेक्निक को ले आए। जाहिर सी बात है, जो ट्रेडिशनल टेक्निक है वो एज कंपैरिजन टू मॉडर्न टेक्निक थोड़ी सी ओल्ड फैशन थी, ओल्ड फैशन थी, साथ ही साथ रॉ मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम करती थी और इनइफिशियंट थी, ज़्यादा कॉस्टली थी। ठीक है। लेकिन जब अपन ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो क्या हो गया, अपनी जो इनइफिशियंसी थी वो रिमूव हो गई, और अपना जो प्रोडक्शन था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया, और अपना जो सप्लाई था अपन उसको बेटर कर पाए, और अपने पास जो रिसोर्सेज थे उनको भी अपन ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाए। तो मॉडर्नाइजेशन करने के पीछे का ही रीज़न ये था कि भाई अपने जो ड्रॉबैक्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के कारण या ट्रेडिशनल प्रोडक्शन यूनिट के कारण, उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है। फिर उसके बाद प्रायोरिटीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या प्रायोरिटीज थी कि भैया उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना थी, कंपटीशन बढ़ाना था, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बेटर करना थी, मैक्सिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, अपने पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको मैक्सिमम यूज़ करना, फिजिकल डेफिसिट को खत्म करना। ठीक है। तो ये सब उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक। अब ये इसके बाद आता है आपका मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब भैया जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो भाई बहुत सारा चेंज हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट। कैसे चेंज हो गया आपका, कि ग्लोबलाइजेशन, भैया फॉरेन कंट्रीज आ गई, अपनी फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज आ गई इंडिया में काम करने लगी। अब भैया इंडियन कंपनीज को कम्पीट करना था फॉरेन कंट्रीज से, पहले तो वो खाली इंडिया की कंपनी से कम्पीट कर रहे थे, अब उन्हें कम्पीट करना है किनसे, फॉरेन इंडस्ट्रीज से भी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के मैनेजर को सोचना पड़ा और उसको उस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स देना पड़ा। ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, एक्विजिशन एंड मर्जर ऑफ अंडरटेकिंग। अब देखें, दो छोटे छोटे
हाथी हैं और एक बड़ा हाथी है, बड़ा हाथी एकदम से आ गया इंडिया में लड़ने के लिए, सीधा सा एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, हाथी वाली बात नहीं है यहाँ पे, तो मैं बताने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे हाथी हैं, वो भैया एक बड़ा सा हाथी आ गया इंडिया में लड़ने के लिए, है ना, कम्पीट करने के लिए। अब क्या करें, अगर दोनों हाथी अलग अलग लड़ेंगे तो वो बड़े हाथी को नहीं हरा पाएंगे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को वो नहीं हरा पाएंगे। तो क्या हो गया, दोनों कंपनी आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। मर्ज हो गई मतलब दो छोटे हाथी मिल गए, एक टीम की तरीके से लड़ने लगे और उससे कम्पीट कर पाए, कुछ हद तक कम्पीट कर पाए, और कुछ कुछ फील्ड में तो अपन इंडियन इंडस्ट्रीज ने फॉरेन इंडस्ट्रीज को मात भी दे दी। ठीक है, फिर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी कंसोलिडेट हो गई, ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बढ़ने लगी, जो अपनी जो इंडिया की कंपनीज थी उनकी ब्रांड इमेज भी बढ़ गई, और फॉरेन कंट्रीज जो आई उनकी ब्रांड इमेज भी बढ़ी, साथ ही साथ उनको इंडिया का मार्केट मिला, अपने को फॉरेन कंट्रीज का मार्केट मिला। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, पहले खाली अपन एक पर्टिकुलर एरिया में बेचते थे, अब पूरी कंट्री में बेचने लगे, पूरे वर्ल्ड में बेचने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि भैया मैं अपना जो पैसा है किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। पहले क्या होता था, पुराने समय में चला जाओ तो वो प्राइवेटाइजेशन वाली बात होती थी या कैपिटलाइजेशन वाली बात होती थी कि पूरा पैसा मैं मेरा खुद का लगा रहा हूँ मेरे बिजनेस में, तो वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल थॉट था। ठीक है, अब क्या हो गया कि भाई मेरे को जहाँ से फंड इजीली अवेलेबल हो रहा है वहाँ से मैं अवेल कर रहा हूँ, भले चाहे वो क्या तो मेरा खुद का हो या मैं किसी से उधार लूँ, उसको यूज़ करूँ बिजनेस में, और पैसा आए और उससे मैं पैसा जो मैंने उधार लिया है वो चुका पाऊँ। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, धीरे धीरे माइंड थॉट क्या था इंडियन बिजनेसमैन का, वो चेंज हो गया। ठीक है, पॉलिसीज जो बनने लगी वो कस्टमर ओरिएंटेड बनने लगी, पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओरिएंटेड थी, अब कस्टमर ओरिएंटेड बनने लगी ड्यू टू द एक्सेसिव कंपटीशन। ठीक है, फिर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी मैनेजर को इंप्रूव करना पड़ी, क्यों, क्योंकि भैया अब उन्हें क्या करना था, ज़्यादा सप्लाई मेंटेन करना था, खाली इंडिया में बेचना है, इंडिया के साथ साथ अब बाहर के नेशनों में भी बेचना है, ये सब चीज़ें। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे थे। शार्प इंप्रूवमेंट इन कॉम्पेंसेशन लेवल, इन कंपनसेशन लेवल, सॉरी, there has been a fast improvement in the compensation level for managerial and technical services। अब क्या हो गया था, जो मैनेजर्स हैं या टेक्निकल सर्विसेज हैं उनमें क्या हो गया था, शार्प इंप्रूवमेंट हो गया था। पहले मैनेजर्स को इतनी सैलरी नहीं मिला करती थी, लेकिन क्या हो गया कि एकदम से जब फॉरेन इंडस्ट्रीज आई तो क्या हो गया, मैनेजर मतलब प्रोफेशनल मैनेजर की जरूरत पड़ने लगी कि भैया अब अपने को क्या है, एक प्रोफेशनलिज्म तरीके से एक 100% मतलब प्रोफेशनल मैनेजर चाहिए जो सही तरीके से स्टेप्स ले सके और फॉरेन कंपटीशन को क्या कर सके, कट शॉर्ट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात आ गई कि भैया अब अपने को प्रोफेशनल मैनेजर चाहिए, एकदम से डिमांड बढ़ गई, डिमांड ऑफ मैनेजर्स बढ़ गई, तो क्या हो गया, उनका कंपनसेशन लेवल भी बढ़ गया, उनको सैलरी वगैरह भी अच्छी प्रोवाइड होने लगी, और टेक्निकल सर्विसेज में भी सैलरी वगैरह अच्छी प्रोवाइड होने लगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर में, अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जो आपका फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 भी है बिजनेस का। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और बहुत सारे उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है बिजनेस के लिए, वो सब चीज़ें। ठीक है, बाय।